नमस्कार दोस्तों। जब से कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के मंसूबे कर्नाटक की सरजमी पर जमींदोज हुए हैं। तब से एक नक्शा, भारत का नक्शा वायरल है सोशल मीडिया पर। अलग अलग अखबार, अलग अलग वेबसाइट इस नक्शे को अपने अपने ढंग से छाप रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 2018-19 में जब 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी और आज की तारीख में 2023 में 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 2015-16 की बात करेंगे, 17 की, तो प्रधानमंत्री मोदी नारे लगाए करते थे, कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में जब ये नारे लगने लगे तो बीजेपी के नेताओं ने भी यही बातें अपने चुनावी सभाओं में और चैनलों पर कहना शुरू किया कि हम तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। तब एक बार भी ऐसा लगा भी, जिस ढंग से राज्य दर राज्य बीजेपी जीत हासिल करती चली गई, एक बार ऐसा लगा भी कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले 2-4 साल में विपक्ष पूरी तरह से सिकुड़ जाए और हर राज्य में बीजेपी का भगवा झंडा फहराने लगे। तो ऐसे नक्शे उस समय थे, लेकिन नक्शों में कुछ बदलाव हुआ है। उस बदलाव को भी हम दिखाएंगे। और अभी जो ये नक्शा है इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से जो आप देख रहे हैं, जिसमें ये हिस्सा बीजेपी का है और बाकी हिस्से बाकी जो दूसरी सरकारें हैं, जो क्षेत्रीय सरकार दलों की सरकारें हैं और कांग्रेस की है। और इसी नक्शे के हवाले से और जो बदलती सियासी तस्वीर है, राज्यवार बात करते हुए आज से हम बातचीत करने की शुरुआत करेंगे। एक सिलसिले की हमने पहले भी की थी, लेकिन वो डिसकंटिन्यू हुआ, लेकिन आज से फिर से शुरू करेंगे राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ, विश्लेषकों के साथ, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ कि आने वाले दिनों में राज्यवार स्थितियां क्या बदल सकती है, विधानसभा चुनावों के लिए क्या स्थिति बदल सकती है। क्योंकि इस साल के आखिर में 5 चुनाव हैं, जिसमें 3 उत्तर भारत के राज्यों में चुनाव है, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एक तेलंगाना में और एक पूर्वोत्तर में। राज्य में क्या होगा और उसके बाद 2024 में लोकसभा में क्या होगा, क्योंकि तमाम तरह के कयास अनुमान लगाए जाने लगे। तो 2 खास मेहमान हमारे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। शीतल पी सिंह जो सत्य हिंदी के संस्थापक हैं और 40 सालों का पत्रकारिता का तजुर्बा है, आप उनको देखते भी होंगे। एक मेहमान है अजीत द्विवेदी, दैनिक भास्कर समेत कई अखबारों के संपादक रहे, इन दिनों नया इंडिया के संपादक हैं और राजनीतिक विश्लेषण बहुत बारीकी से करते हैं। तो शुरुआत इस नक्शे से, जो नक्शा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें अब मिक्स नक्शा है, जो लगता है जो 2018-19 से काफी कुछ बदला है। और उसके बाद मैं आज के विषय पर आऊंगी। ये दैनिक भास्कर के हवाले से, जो दैनिक भास्कर ने कल छापा था कि 2018 से अब तक क्या बदला। 21 राज्य में बीजेपी थी, 4 राज्य में कांग्रेस प्लस जो उसके ये सहयोगी थे, 70% आबादी पर एनडीए का शासन था। ये बात कर रहे हैं हम 2018 की। लेकिन आज की स्थिति में बीजेपी 15 राज्य में, कांग्रेस और उसके जो सहयोगी है 7 राज्य में और 15 राज्य में 44% आबादी पर एनडीए है। मतलब बाकी आबादी पर जो विपक्ष है, कांग्रेस है, दूसरे दल हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बीजेडी है, चाहे तेलंगाना में टीआरएस है, चाहे ममता बनर्जी है, उन दलों का शासन है। और कांग्रेस मुक्त का जो सपना प्रधानमंत्री मोदी देखते थे और अपने समर्थकों को दिखाते थे, उसमें पलीता लगना शुरू हुआ है। और इस साल के आखिर में, जैसा कि मैंने कहा, 5 चुनाव हैं, जिसमें एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बहुत अहम, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के संदर्भ को देखते हुए, ये भी दैनिक भास्कर के हवाले से, अब लोकसभा चुनाव की जब बात करेंगे तब कि 2019 में क्या था और अब क्या होगा। 2019 में 11 राज्य ऐसे भी थे जहां बीजेपी खाता नहीं खोल पाई, लेकिन फिर भी बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। और खाता नहीं खोलने वाले में पूर्वोत्तर के कुछ राज्य थे और दक्षिण के थे। लेकिन वो राज्य अहम हैं जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, या फिर महाराष्ट्र है या कर्नाटक है, जहां बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली, जिसके दम पर बीजेपी को 303 सीटें मिली। इस बार क्या बदलेगा, ये भी 2014 के आंकड़े हैं राज्यवार, जब 2014 की क्या स्थिति थी और अभी की क्या स्थिति है, कितनी आबादी, कितने पॉपुलेशन पर 2014 में बीजेपी थी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और अभी क्या है। तो ये 2-3 मैप आंकड़े जो घूम रहे हैं सोशल मीडिया पर। शुरुआत हम करते हैं कि बदलाव क्या हो सकता है, जिसका जिक्र बार बार अब होने लगा है। चूंकि
जब कहीं बीजेपी इस तरह से हारती है, जहां चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का प्रोजेक्ट किया गया, और कांग्रेस जिसको अभी विपक्ष माने इस तरह से जीतती है कि 136 सीटें हासिल हो जाए, तो विपक्ष को एक संजीवनी मिलती है, ताकत मिलती है, और एक सिलसिला शुरू हो सकता है, मोदी को हराया जा सकता है, ऐसी बातें होने लगती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? इसी को समझने की कोशिश की शुरुआत आज से सिलसिले के रूप में कर रहे हैं। हमारे दो मेहमान परिचय करा चुका हूं, तो सबसे पहले हम चलते हैं शीतल प्रताप सिंह की तरफ, उसके बाद अजीत जी के पास आएंगे, राज्यवार भी हम बात करेंगे। आज शुरुआत करते हैं बिहार से, और बिहार इसलिए क्योंकि बिहार में बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिनों से हैं, दरबार लगा रहे हैं, और उनके दरबार में बीजेपी के सारे नेता जो बिहार के हैं वो दरबार में हाजिरी दे रहे हैं, उनके सामने आरती कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर बिहार के जो सांसद हैं, बिहार में मंत्री रहे लोग हैं, सब कुछ सब है, एक विस्तार से वीडियो में मैंने बताया। तो बिहार में क्या चिंता है बीजेपी की? कर्नाटक में अगर ऐसा झटका लगा, धार्मिक ध्रुवीकरण नाकाम हुई, तो फिर वही स्थिति बिहार में बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है क्या बीजेपी बिहार में जो बीजेपी का जो बेसिक इंस्टिंक्ट है बीजेपी का, उसी इंस्टिंक्ट को तेज करने, धार देने की कोशिश करेगी क्या बिहार में? क्योंकि पिछली बार 2019 में जब चुनाव हुए थे तो बिहार में एनडीए का हिस्सा जेडीयू भी था, नीतीश कुमार मजबूत एलाई के रूप में थे, जिन्हें 16 सीटें मिली थी, बीजेपी को 17 सीटें। लेकिन इस बार नीतीश कुमार अलग है, आरजेडी के साथ है, तो स्थितियां बिहार में बदलेगी क्या? और उसके बाद बाकी राज्यों पर बात करते हैं, शुरू बिहार से करते हैं। तो शीतल जी, बिहार के जो पिछले आंकड़े हैं जो मैंने आपको बताया, और यहाँ एक एक स्टेट जो सामने दिख रहा है, बाकी जो श्रिंक किया बीजेपी वो तो है, लेकिन लोकसभा के संदर्भ में तो आज की तारीख में जो आंकड़ा है कि बिहार में 39 सीटें पिछली बार जीती एनडीए ने, जो पहले बताया मैंने, 1 सीट सिर्फ कांग्रेस को कामयाबी मिली थी, और 39 में एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, उसके गठबंधन। इस बार आपको क्या बदलाव दिखता है और क्यों दिखता है? देखिए, एक तो आपने बुनियादी बदलाव की बात कर ही दी कि पिछली बार के चुनाव में जो एनडीए था उसमें नीतीश कुमार की पार्टी शामिल थी, और दोनों ने लगभग आधी आधी सीटें बांट ली थी। एक सीट बची थी जो कांग्रेस के हिस्से में गई, आरजेडी शून्य था। लेकिन विधानसभा के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई, वो वहां की वैसे भी जनाधार के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है। अब ये दोनों जब एक हो गए हैं, इनके साथ एक सवाल एक हुआ है, वो है एक बहुत समय से मंडल का जो आंदोलन है उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में, दक्षिण में पहले से उसकी उपस्थिति है। अभी जब कर्नाटक के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने पहली बार अपने अतीत से शिफ्ट करते हुए पूरे ये सामाजिक न्याय के आंदोलन के जो मूल प्रस्तावनाएं हैं उनको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। जैसे उन्होंने जातिगत जनगणना के सवाल को कर लिया, जैसे उन्होंने कहा कि जो जनगणना हुई थी 2011 में उसमें वो आंकड़े थे उनको पब्लिश किया जाए, और उन्होंने आरक्षण के प्रतिशत को उसी हिसाब से आनुपातिक रूप से बढ़ाने की भी बात कह दी। ऑडियो डिस्कनेक्ट हुआ मेरे ख्याल से शीतल जी को, दोबारा उनको जोड़ेंगे। तब तक अजीत द्विवेदी, वही सवाल, बिहार में 39 सीटें जहां एनडीए जीती, 303 में 39 बहुत आम होता है, हालांकि 303 से बाहर था जेडीयू का, 303 तो अकेली बीजेपी की थी, लेकिन फिर भी बिहार बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती है, 17 सीटें। इस बार क्या बदलाव दिखता है? ये बिहार की जब हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स स्थिति है बिहार की। अगर आप वोट के संदर्भ में देखें, सीटों के संदर्भ में देखें, अलायंस के संदर्भ में देखें, तीनों मामलों में बहुत कॉम्प्लेक्स स्थिति, बहुत सामान्य और सरल स्थिति नहीं है। बिहार हमेशा बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल राज्य रहा है, हमेशा। और 2009-10 तक बिहार में बीजेपी अपने दम पर कोई पार्टी नहीं थी, वो पिगी बैक थी, जेडीयू के कंधे पर सवार होकर के पॉलिटिक्स कर रही थी। आपको ध्यान होगा अजीत जी कि 2009 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी वहां लोकसभा में भी छोटी पार्टी थी, मतलब विधानसभा की सीटें कम लड़ती थी और लोकसभा की भी सीटें कम लड़ती थी। 2009 में 25 सीट जेडीयू लड़ी थी और 15 ही सीट बीजेपी लड़ी थी, जिसमें से वो 12 जीती थी। तो उस समय तक वो छोटी पार्टी थी, लेकिन अचानक उसको मौका मिला जब 2013 में नीतीश कुमार अलग हुए। पहली बार जब वो अलग हुए प्रधानमंत्री के तौर पर, जब घोषणा हुई थी नरेंद्र मोदी के नाम की, उसके बाद वो अलग हो गए थे, और उस समय ट्रायंगुलर फाइट हुआ था लोकसभा चुनाव में।
और वो एक मौका मिला था बीजेपी को एकदम से उभर के और सबसे बड़ी पार्टी बनने का, और वो बन भी गई थी। उस समय आरजेडी कांग्रेस अलग लड़ रहे थे, जेडीयू अलग लड़ रही थी कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ मिलकर के, और बीजेपी ने अपना एक अलायंस बनाया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, और 30 सीट अकेले लड़के बीजेपी 23 सीट ले आई थी। ये एक उसका मतलब जिसको लॉन्ग लीप बोलते हैं, एक बड़ी छलांग थी बीजेपी। फिर बीजेपी ने समझौता कि आप देखिए बीजेपी कितना लचीला रुख रखती है कि वो 23 सीटें जीती हुई थी, इसके बावजूद जब नीतीश कुमार वापस आए तो उसने अपनी जीती हुई 6 सीटें छोड़ दी और 17 सीटों पर बीजेपी के जेडीयू के साथ अलायंस किया, और 6 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई थी। उस अलायंस में वो अपना सैक्रिफाइस करके अपनी सीटें, जीती हुई सीटें छोड़ करके बीजेपी ने जेडीयू के साथ अलायंस किया, 17 सीटें दोनों लड़े थे। तो ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है बिहार के अलायंस में कि ये अलग लड़के पहले एक साथ लड़के, जब बीजेपी छोटी पार्टी के तौर पर लड़ी, फिर बीजेपी अकेली लड़ी, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर लड़ी 30 सीट, फिर बीजेपी जेडीयू के साथ वापस आई और सिर्फ 17 सीट पर लड़ी। ये देखिए फर्क देखिए, 15 सीट, फिर 30 सीट, फिर 17 सीट, और ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा। 15 सीट लड़के बीजेपी 12 जीती, 30 सीट लड़के 23 जीती, और 17 सीट लड़के 17 सीट जीती। मतलब हर स्थिति में वहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान, बीजेपी हमेशा फायदे में रहती है। 2019 का चुनाव जब जेडीयू के साथ लड़ी थी बीजेपी, 17 सीट पर दोनों लड़े थे, तो 21% वोट आए थे नीतीश कुमार की पार्टी को, जेडीयू को 17 सीट लड़के, और 17 ही सीट लड़ करके 23.5% वोट आया था बीजेपी को। 2.5% से ज्यादा वोट थे जो नीतीश कुमार को मिले थे, उससे 2.5% ज्यादा वोट बीजेपी को मिला था। और ये पूरा हर चुनाव आप देखेंगे, आप सबके डाटा मैं दे सकता हूं लेकिन अभी वो जरूरी नहीं है। अब हर चुनाव आप देखें कि जब बीजेपी जेडीयू के साथ अलायंस में लड़ती है तभी बीजेपी को ज्यादा वोट आता है। कम सीटें होने के बाद परसेंटेज ऑफ वोट उसके ज्यादा होते हैं, उसका स्ट्राइक रेट बेहतर होता है जेडीयू से। इसका मतलब है कि उस अलायंस में कहीं ना कहीं कोई वर्ग ऐसा है जो जेडीयू को वोट नहीं देता है। जेडीयू का वोट तो बीजेपी को आ जाता है, लेकिन बीजेपी का वोट जेडीयू को नहीं जाता है। वो एक सर्टेन क्लास है जो वोट करता है इस तरह से। तो ये स्ट्रेंथ है बीजेपी की कि वो जिसके साथ रहता है अलायंस में उसके वोट तो अपने उसको मिल जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका वोट उसको मिले। ये हर आप आते हैं इस पर, उसके बाद शीतल जी के पास जाऊंगा, बात अधूरी रही। आते हैं इस पर कि अब अगर जेडीयू और आरजेडी साथ है, जो 2014 में अलग अलग लड़े, इस बार जेडीयू आरजेडी साथ है, बीजेपी जो भी छोटे मोटे दल बाकी गठबंधन होके आएंगे उसमें बीजेपी वहां है, तो उसमें बिहार में आज की स्थिति में आपको क्या बदलाव दिखता है अगर हम 2019 के संदर्भ में देखें तो? हालांकि फिर मैं कहूंगा 303 बीजेपी को मिली, उसमें 17 बीजेपी का बिहार से योगदान है, बाकी तो दूसरे राज्यों से। लेकिन क्या बदलाव देखते हैं आप? नहीं, बदलाव का तो 17 बीजेपी का है, लेकिन 39 एनडीए का है। जो 6 सीटें जिस पार्टी ने जीती थी वो अभी भी एनडीए में ही है। तो 6 सीटें वो लोक जनशक्ति पार्टी की 6 सीटें हैं, और 17 सीट अपनी बीजेपी की। ये 23 सीटें हैं अभी एनडीए की बिहार में। और वो एक सिर्फ ये 17 सीट या 23 सीट या 39 सीट का मामला नहीं है, ये एक मोमेंटम बनाने का, एक पॉलिटिकल जो राजनीतिक माहौल बनता है, जो बिहार से बनता रहा है हमेशा, ये उसका मामला है। वो बीजेपी ने इसलिए अलायंस किया था पिछली बार भी जेडीयू से सैक्रिफाइस करके अपनी सीटें छोड़ करके, ताकि उसको एक माहौल बनाना था, एक मैसेज देना था पूरे देश में। वो मैसेज इस बार नहीं होगा। और ये जो मैसेज आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कर्नाटक के बाद, इसकी चर्चा असल में शुरू हुई पिछले साल अगस्त में ही, जब जेडीयू और आरजेडी अलग हुए। ऐसे समय में जब एक के बाद एक बीजेपी अपोजिशन की सरकार गिरा करके अपनी सरकार बना रही थी, उस समय ये पहला मौका था जब किसी पार्टी ने बीजेपी की सरकार गिरा दी, बीजेपी को सरकार से बाहर किया था। वो स्टेट बिहार था जब आप कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में दूसरे सरकारें गिर करके अब बीजेपी की बनी थी। यहाँ बीजेपी बाहर हुई थी, तो ये चर्चा उसी समय शुरू हुई कि अब क्या बदलाव होगा। अब ये दोनों पार्टियां साथ आ गई, बीजेपी को एक झटका ऐसा दिया जा सकता है, एक झटका। ये पहली बार वहीं से चर्चा शुरू हुई। तो ये एक चर्चा है। जातीय जनगणना की भी जो चर्चा है वो भी वहीं से शुरू हुई है, जो अब कर्नाटक पहुंची है। तो जितनी आबादी उतना हक की जो बात है, अगर वो बात आ जाती है और हाईकोर्ट से लगी हुई रोक हट के और जातीय जनगणना पूरी हो जाती है, आंकड़े आ जाते हैं, ये एस्टैब्लिश होता है कि 54% ओबीसी है और 16-17% मुस्लिम का वोट है, और वो एकजुट है। अगर एक सामाजिक समीकरण कैसा अलायंस आरजेडी, जेडीयू और तीनों कम्युनिस्ट पार्टियां, और उसके बाद वो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी जो अभी साथ में है, 7 पार्टियां अगर ये आती हैं, तो आप ये समझिए कि कोई गुंजाइश वहां बीजेपी के लिए नहीं गुंजाइश बनती है। अगर ये अलायंस ये बदलाव होगा, बड़ा बदलाव में ये होगा कि कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। मतलब कोई गुंजाइश, मतलब बीजेपी को आज 17 है, एनडीए को 39 सीट मिली,
तो क्या देखते हो आप? हालांकि ये हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब बीजेपी को बहुत मेजर नुकसान बिहार से होगा। बड़ा नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा। और एकदम उस तर्ज पर जो नतीजे जो विधानसभा में आए थे 2015 में या 2020 में भी आए, एकदम आप उस प्रोपोर्शन में आप निकाल सकते हैं कि कितनी सीटों का नुकसान हो रहा है। उस पर हम लोग अगर सीट वाइज बात करेंगे तो 2015 में जब बीजेपी अलग लड़ी तो 52 या 55 सीटें बीजेपी को तब मिली जब अमित शाह ध्रुवीकरण की कोशिश करते हुए यहां तक कर गए कि कहा गए कि लालू नीतीश जीतेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। सारे दांव फेल हो गए थे उस समय, आपको याद होगा। तो इसका मतलब आप करें बहुत नुकसान होगा। चलिए अब एक बार शीतल जी को शामिल करते हैं और ये भी कि थोड़ा राज्य पर भी बात करेंगे, क्या इस नक्शे में और कुछ बदलाव इस साल के आखिर तक आएगा क्या? शीतल जी, वही बात अधूरी रही बिहार की। एक तो बिहार में बागेश्वर बाबा को लेकर जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वहां भी जाकर कर रहे हैं, और अचानक शरणागत होना बीजेपी का, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी के पास आर्थिक सफलताएं नहीं है 24 के चुनाव में जाते समय। उसकी कई वजह हैं। उसका ढोल पीटा जा सकता है लेकिन वो है नहीं। उसका असर जो है बेरोजगारी पे और जो हमारे एमएसएमई है उन तबाही, उसका असर बिहार में तो इसलिए पड़ता है कि बिहार से बहुत सारा काम करने वाला आदमी सारे देश में जाके फैलता है, रोजगार पाता है। उसका रोजगार श्रिंक होता है या रोजगार की दर श्रिंक होती है तो उसको उसके घर पे असर पड़ता है। मनी ऑर्डर इकोनॉमी वाले राज्य है बिहार वगैरह। तो वो असर जो है, अगर उसको ये जो अपोजिशन है इस समय का, जैसा उसने कर्नाटक में किया, कर्नाटक में उसने बड़े आराम से गरीब और अमीर के बीच ध्रुवीकरण करने में सफलता पाई। और वो एक सिलेंडर उनका एक सैंपल बना हुआ था जिसका वो दाम बताते थे और मोदी जी का एक पुराना भाषण चलाते थे। सब जगह गांव-गांव में वो हम लोगों को मिल रहा था और उसने मतलब कमाल किया। तो ये नहीं हो सकता कि जो चीज कर्नाटक के अवाम में, जिसका पर कैपिटा इनकम बिहार से बहुत ज्यादा है, उसका असर वहां की गरीब आबादी में हुआ हो, तो ये असर महंगाई का और बेरोजगारी का बिहार के अवाम में नहीं होगा या उत्तर प्रदेश के अवाम में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये है कि उसको संयोजित करने के लिए जो राजनीतिक शक्ति का निर्माण होना चाहिए, जैसी बात हो रही कि एक सीट पर एक उम्मीदवार, अगर ये जितने लोगों का नाम अभी मित्र ने गिनाया, ये सब लोग चुनाव तक एक साथ रहते हैं, इसमें कांग्रेस को भी शायद उन्होंने कहा होगा, कांग्रेस भी है, और ये सब लोग सीटों का तालमेल गंभीरता से बिना ज्यादा झगड़े के कर लेते हैं, तो बिहार तो जरूर एक ऐसी जगह है जहां पे जो अभी 23 सीटें हैं एक्चुअली बीजेपी और एनडीए के पास, उसमें काफी सीटों का उनको नुकसान हो सकता है। मैं इस बीच ये आंकड़ा आपके सामने और पढ़ना चाहता हूं। पिछले चुनाव में मोदी जी का जो कैंपेन था, उसकी इतनी सामर्थ्य थी कि उसको 13 राज्यों में 50% से ज्यादा वोट मिला। 13 राज्यों में 50% से ज्यादा, उसमें कर्नाटक भी शामिल था और बहुत सारे राज्य शामिल थे। इसके बाद जो करीब 10 राज्य ऐसे हैं जिसमें 45 से 50 के पास था, बाकी में फिर कम होना शुरू होता है। और फिर दक्षिण में तो खैर निश्चित तौर पर उनको काफी जगहों पर बहुत कम, जैसे तमिलनाडु केरल वगैरह से उनका आंकड़ा, तेलंगाना आंध्रा तमिलनाडु केरल से बिगड़ा था, तो उससे वो 37 और फिर एनडीए का मिला के 43% उनका वोट बनता है। ये था पिछले चुनाव में। इस समय एनडीए उस हाल में है नहीं। 10 राज्य तो शायद मेरे पास डेटा था, 10 राज्य तो ऐसे थे जिसमें बीजेपी सारी की सारी सीटें जीत गई थी, जिसमें गुजरात है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, सारी की सारी 100% स्ट्राइक। राजस्थान में एक सीट वो बेनीवाल जीत गए थे। हाँ, लेकिन एनडीए का हिस्सा, एनडीए का ही पार्ट था। बाद में चुनाव लड़ते समय एनडीए में नहीं थे। खैर, तो एक सीट मध्य प्रदेश में, बाकी सब उन्हीं को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दिल्ली में सारी सीटें, हरियाणा में सारी सीटें, चंडीगढ़ की उनकी सीट। अभी जो परिस्थिति बदल रही है उसमें अगर ये 1 to 1 वाली बात जो आपके पिछले प्रोग्राम में मनोज झा ने शायद कही है कि, और शायद नीतीश कुमार इसी पे काम ही कर रहे हैं, क्योंकि वो काम कांग्रेस से नहीं हो सकता, तो नीतीश कुमार, और इसको ममता बनर्जी भी कह चुकी है, तो विपक्ष के कई जगहों से स्वर आए हैं। अगर मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर इधर के उत्तर भारत में जो जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और दिल्ली से होके राजस्थान और मध्य प्रदेश में गुजर जाता है, अगर सिर्फ इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का 1 to 1 सीट अलायंस हो जाए, तो आप परिस्थिति देखिए क्या बदलेगी।
पूरे पंजाब में बीजेपी को बिहार से बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। सिर्फ 2 ही सीट वैसे बीजेपी के पास थी, 2 उसके सहयोगी अकाली दल के पास थी, उनमें से एक भी सीट जीतना मुश्किल हो जाए। अभी वो जो चुनाव हुआ है जालंधर में उपचुनाव, उसमें बीजेपी चौथे स्थान पे गई, अकाली दल तीसरे स्थान पे है। तो लड़ाई कांग्रेस और आप की है वहां। अगर ये सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो दिल्ली में भी जो 7-0 हुआ है, इसमें कुछ फर्क आ सकता है, 4-3 हो सकता है, 3-4 हो सकता है, कुछ चेंज हो सकता है। चंडीगढ़ की सीट फंस सकती है। तो एक तो देखिए हमारे देश का जो नक्शा है, जो नक्शे चल रहे हैं उसकी जगह एक दूसरा नक्शा भी है। हमारे यहाँ तटीय राज्यों में जो तटों से जुड़े हुए हैं 270 लोकसभा सीटें, लगभग आधी। और तटीय राज्यों में कर्नाटक अब वो किला था जिसने एक पूरा मुहाना बंद कर दिया है। इसके बाद अब अपना जीता हुआ एक ही राज्य है बीजेपी के पास, जो है गुजरात, तटीय राज्यों में। महाराष्ट्र वो चुनाव नहीं जीते थे, एक अलायंस जीता था। उस अलायंस का मेन पार्टनर उनसे हटके विकास अघाड़ी में है, तो महाराष्ट्र उनके लिए कठिन चुनौती होने जा रहा है। तो 270 सीटों वाले तटीय राज्यों के कॉम्बो में सिर्फ गुजरात की 25-26 सीटें हैं, 26, जिसका दावा बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन इसके बाद जो सीटें बच रही हैं 246, ये 246 की 246 सीटें बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक कठिन जंक्चर पैदा करेंगी, जिसमें पिछले अतीत को दोहराना बहुत मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में जो बाकी बची 273 सीटें हैं, अगर उनमें 1 to 1 वाली लड़ाई होती है और 50-60 सीटें भी सारा विपक्ष मिलकर निकाल लेता है, तो बीजेपी की कहानी रुक सकती है। एक सिनेरियो है जिसमें आप बात कर रहे हैं। फिर वही हाइपोथेटिकल बात ये हो जाती है कि क्या 1 to 1 की स्थिति, मनोज झा ने कल मेरे इंटरव्यू में ही कहा कि आपको मैं ये कह रहा हूं कि 90% सीटों पर 1 to 1 लड़ाई होगी, तो मनोज झा ने कह दिया। लेकिन 1 to 1 के लिए फिर तो बहुत सारी कहानियां हैं, कांग्रेस के साथ टीएमसी की क्या भूमिका होगी, क्या सामंजस्य होगा, समाजवादी पार्टी, टीआरएस, बाकी ऐसे इवन आम आदमी पार्टी, इतने दल हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और उसमें 3-4 प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी होंगे, केसीआर भी हैं और ममता बनर्जी भी हैं। तो ये बहुत आसान नहीं है कह देना कि 90% सीटों पर 1 to 1 होगा, और होना कि सब अपनी सीट की दावेदारी भी बहुतों को छोड़नी पड़ेगी, अपनी महत्वाकांक्षाएं भी छोड़नी पड़ेगी। और इन सब के बाद बात तो आएगा कि चेहरा कौन होगा, किसके चेहरे पर, किसको मानकर। शीतल जी, उसके बाद आ रहा हूं मैं उनके पास। जो परिस्थितियां हैं उसमें चेहरा अपने आप एक उभर रहा है। हालांकि ये बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे, अपोजिशन की आवश्यकता है कि वो बिना चेहरे के चुनाव लड़े, लेकिन अंदर अंदर से 2 चेहरे आमने सामने होंगे, कोई चाहे या न चाहे। आज कांग्रेस के पास भी अपने द्वारा जीती गई लगभग उतनी ही विधानसभाएं हैं जितनी बीजेपी के पास। लूटी गई विधानसभाओं को अगर हम छोड़ दें तो इस समय बीजेपी के पास भी उतनी ही विधानसभाएं हैं जो सामान्यतः हो जीते। तो अब लड़ाई में ये सही है कि पप्पू लड़ाई में नहीं था, लेकिन पदयात्रा के बाद पप्पू नहीं रहा। तो कोई चाहे या न चाहे वो एक नजर आने वाली शख्सियत के रूप में उभर रहा है, और जितना बीजेपी उसको इंगेज करती है अज्ञात कारणों से, वो टेक्निकल उनका हो सकता है, उनकी एनालिसिस हो सकती है, उससे मुझे ये आपको भी और सबको ही दिख रहा है कि बिल्कुल अनचाहे ही वो एक विकल्प बनता हुआ सामने आ रहा है। वरना आज से उस यात्रा के पहले निश्चित तौर पर केजरीवाल भी एक सीरियस विकल्प थे, निश्चित तौर पर ममता बनर्जी और केसीआर भी विकल्प थे, लेकिन आज स्वयंभू विकल्प होना अलग बात है, जनता विकल्प के तौर पर माने वो अलग बात है। विकल्प अरविंद केजरीवाल के हवाले से संजय सिंह सिसोदिया जो अब जेल में, राघव चड्ढा, सब बयान दे रहे थे कि देश चाहता है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बने, ऐसा जैसे देश के लोगों ने चुन के और या तय करके या सर्वे करके बता दिया। तो महत्वाकांक्षा थी वो, और अभी भी होगी। तो महत्वाकांक्षाओं की टकराहट से कैसे रास्ता निकलेगा? कर्नाटक में नोटा से कम वोट आपको मिले हैं, तो इस तर्क में दम नहीं आता ना, इस तर्क में अब दम नहीं आता। तो इस तरह से मान लीजिए केसीआर कोई बात कहते हैं तो वो उनके राज्य से बाहर आगे कहीं उसकी स्वीकृति हो नहीं सकती। लेकिन ये चीज राहुल के बारे में नहीं है, जिसने 4000 किलोमीटर पैदल चल के लाखों लोगों की भीड़ और उसका नेतृत्व किया हो, और अभी उसकी दूसरी यात्रा शुरू होने वाली हो जो अरुणाचल से गुजरात जाने वाली है, और जो कसबल उसका है, उसके बाद किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कौन विकल्प है, क्योंकि बीजेपी घबराहट में इतना इंगेज कर लेगी राहुल गांधी से, इतना हमला करेगी राहुल गांधी पे कि वो बिना चाहे कि विकल्प के तौर पे सामने होगा, चाहे उसको कोई कहे या ना कहे, चाहे वो खुद कह दे कि मुझे नहीं बनना है।
लेकिन लोग कहेंगे कि तुझे ही बनना है, और वो मैं देख रहा हूं वो शुरू हो चुका है। और वो आने वाले चुनावों में जो आपने जिन राज्यों की बात बताई, जो संभावनाएं हैं वो साफ उन्हीं लोगों की ओर नजर आती। तो अब चूंकि राज्यों का ये नक्शा है और राज्यवार हम लोकसभा पर ये लगातार बातचीत करते रहेंगे, अजीत द्विवेदी जो कल से जो वायरल हुआ कि 21 राज्य बीजेपी प्लस और अब 15 स्टेट्स, बाकी जगह बीजेपी जैसे हिमाचल हारी या कर्नाटक हारी, और उसमें एक जो दूसरा पक्ष है जो बीजेपी विरोधी पक्ष, वो एक देखने लगता हो उम्मीद विपक्ष कि, और एक दिलचस्प बात यह भी हुई कि ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक इस विक्ट्री को चिन्हित करते नजर आए कल, जबकि आपसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, ममता बनर्जी से राहुल गांधी या कांग्रेस की, वैसे ही केजरीवाल से कांग्रेस की, लेकिन फिर भी कल परसों सब तालियां बजा रहे थे कि इसका मतलब मोदी को हराया जा सकता है। तो सवाल यही है कि क्या मोदी को हराया जा सकता है? एक सवाल, उसके बाद मैं राज्य पे आऊंगा अजीत द्विवेदी। नहीं तो ये तो कोई अजय होके नामर होके आता है, कोई ना अजय होके आता है, हारना तो है ही सबको। इंदिरा गांधी भी हारी थी, कांग्रेस भी हारी, तो ये हार सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हार सकते हैं, इसमें हराया जा सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो 21 राज्य है ना, इन 21 राज्यों में वो 3 राज्य थे जो उसी साल बीजेपी हार गई थी 2018 में। ये जो नक्शा है ये 2018 के मई का है, और उसी साल 3 बड़े राज्य हार गई थी बीजेपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और फिर लोकसभा चुनाव में क्या हुआ वो सब हम लोगों ने देखा कि वो हार गई और वहां की फिर सारी सीटें जीत गए लोकसभा में। तो इस तरह से जो एक तो जनरल जो राजनीतिक अभी हम लोग कहें एक जो जनता की जागरूकता है या समझदारी है, वो ये हो गई है कि वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनावों में अलग अलग तरह से वोट करना सीख गई है देश की जनता। अब वो कुछ जगह है जहां नहीं सीखी है, कुछ जगह है जहां एक ही तरह से वोट करती है जनता, जैसे उत्तर प्रदेश है जहां अभी ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। तो कुछ राज्यों में है कि जनता एक जैसे वोट करती है, लेकिन मैक्सिमम जगह जनता ये सीख गई है कि लोकसभा में अलग कर रहा है, विधानसभा में अलग वोट कर रहा है। तो ये उस हिसाब से हम लोग को उस धारणा के आधार पर लोकसभा के चुनाव के बारे में जो भी बात करनी होगी वो करनी होगी। और ये जो अभी जो 1-on-1 की बात हो रही है कि ये हर सीट पर भाजपा के सामने एक अपोजिशन का उम्मीदवार, ये सुनने कहने में बहुत अच्छी बात है, बेसिकली ये एक मिथक की तरह है, ये एक्चुअल में होगा नहीं। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सीरियल है, उसमें आज तक लोगों ने जेठालाल की सास को देखा नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, उनकी बात होती है, फोन पर सारे लोग उनसे बात करते हैं, लेकिन उनको देखा किसी ने नहीं है। तो आपने उल्टा चश्मा इसका मतलब देखा हुआ है? तो वैसी ही स्थिति है इसकी, 1-on-1 इलेक्शन की स्थिति जो है वो ऐसी ही है, ये कभी होने वाली नहीं है। ये क्या है इसमें, और ये होना भी नहीं चाहिए, जो मेरी अपनी राजनीतिक समझ है, ये राज्यवार स्ट्रेटेजिक अलायंस होना चाहिए है, एक बड़ी तस्वीर हो, एक बड़ा अलायंस हो, लेकिन वो हर राज्य में स्ट्रेटेजिकली अलग अलग अलायंस हो, तभी आप चुनाव को जीतने के लिए लड़ सकेंगे। कुछ राज्य ऐसे हैं स्पष्ट रूप से, अभी जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूं, जहां आप 1-on-1 करके और वो आप पूरा मैदान छोड़ देंगे बीजेपी के लिए, जहां आप कर नहीं सकते 1-on-1। जो चर्चा आम होती है, अब हम आपको बताएं कि इस कर्नाटक की बात देखिए, पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर लड़ा था, और दोनों को मिला करके 2 सीटें मिली थी, दोनों मिलकर लड़े थे। विधानसभा जब दोनों अलग अलग लड़े थे तो दोनों को मिला करके 53-54% वोट थे, और जब लोकसभा चुनाव दोनों मिलकर लड़े तो 39% वोट आए और 52% बीजेपी को आया वोट। अब ये हो सकता है कि 19 की स्थितियां अलग थी और फिर, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 23 की स्थितियां उसी तरह की नहीं होंगी जैसे 19 की थी। तो जब स्थिति होगी तब होगी, लेकिन साथ आ जाने से वोट घट गए 14% और सीटें 2 रह गई। दोनों पे विधानसभा सीटें 117 थी और लोकसभा में सिर्फ 2 सीट मिली, साथ मिलकर लड़े। झारखंड का एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने बहुत करीब से पूरा चुनाव देखा, विधानसभा भी लोकसभा भी, हम आपको बताते हैं कि झारखंड में क्या था। में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, बाबूलाल मरांडी का झारखंड विकास मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर लड़े। बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा को भी 2 सीटें दी गई थी अलायंस में, कांग्रेस ने अपने कोटे से सैक्रिफाइस करके सीट दी थी उनको, और वो गोड्डा और वो जो दूसरी सीट दुमका या कोडरमा सीट, जहां से भी वो बाबूलाल मरांडी लड़े थे, वो अभी दिमाग से निकल रहा है मेरे, लेकिन जेएमएम, जेबीएम, कांग्रेस, आरजेडी चारों मिल के लड़े थे और 2 सीट जीते थे। सिर्फ 2 सीटें, 14 में से 12 सीट बीजेपी जीत गई थी, और उसको 52-53% वोट आए थे अकेले बीजेपी को, और ये चारों पार्टियां मिलकर नहीं रोक पाई थी।
अब बाबूलाल मरांडी की जेएमएम जो है वो चली गई है वापस बीजेपी में, वो लौट गए, अपने घर वापसी हो गई उनकी। तो एक एलआई पार्टनर निकल गया जिसका 6-7% वोट था, हर चुनाव में 6-7% वोट मिलता था। तो अब जेएमएम है, कांग्रेस है और आरजेडी है। विधानसभा चुनाव में तीनों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तीनों ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, बीजेपी को रोक दिया। लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आएगी तो चुनाव बदल जाएगा, हम लोगों ने देखा हुआ है, पहले भी देखा है, 2014 का विधानसभा भी देखा, लोकसभा भी देखा। तो अब ये 2014 के 2019 में भी देखा, लोकसभा भी देखा, विधानसभा भी देखा। तो ये जरूरी नहीं है कि जब एक तो स्ट्रेटेजिक मतलब न्यूमेरिकली जरूरी नहीं है कि जब आप मिल जाए तो सबके वोट ट्रांसफर होकर सब एक हो जाए। वो तो अभी यूपी में हुआ, यूपी में ही हमने देखा ना कि सपा बसपा में 40% वोट हो जाने चाहिए, जोड़ दिया लोगों ने कि 40 सीट, और हुआ क्या हमने देखा 10 सीट। न्यूमेरिकली भी ऐसा नहीं होता है जनरली, और पॉलिटिकली भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए पश्चिम बंगाल में 40.7% वोट बीजेपी को था और 43% वोट ममता बनर्जी को था। सिर्फ 2.6% वोट का फर्क था दोनों के बीच में, और 12% वोट लेफ्ट और कांग्रेस को मिले थे। ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट और कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ आ जाए तो वो 12% वोट अपने साथ लेकर के आए। लोकसभा चुनाव की बात अगर करें हम लोग अजीत जी, तो बंगाल में 30% आबादी अल्पसंख्यक है, 70% हिंदू आबादी है। उसमें से अगर 40% 41% वोट बीजेपी को मिला है, इसका मतलब 60% हिंदू ने वोट दिया है उसको, 60% हिंदू। और विधानसभा में 55% के करीब हिंदू ने वोट दिया है उसको। तो प्रशांत किशोर का एक, हम उस समय चुनाव प्रबंधन के समय हम उनके आंकड़े हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि जिस प्रदेश में 30% अल्पसंख्यक है वहां चुनाव जीतने के लिए 70% हिंदू का पोलराइजेशन जरूरी है बीजेपी के फेवर में। तो लोकसभा में तो 60% हो गया पोलराइजेशन, क्योंकि 30% वोट मानते हैं यहाँ से तो स्टार्ट होगा। तो जैसे ही आप लेफ्ट और कांग्रेस को हटा करके ममता के पाले में डालेंगे, वैसे वो 60% बढ़ के 70% का पोलराइजेशन हो जाएगा। इसकी संभावना हमको दिख रही है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकता है 1-on-1, केरल में नहीं हो सकता है 1-on-1, आप तेलंगाना में 1-on-1 नहीं कर सकते हैं। देश में जो मेरी नजर में अभी है, और विस्तार से हम लोग अभी बात करेंगे अजीत जी, 3 ही 4 स्टेट हैं जहां आप बड़ा गठबंधन बना करके 1-on-1 करके और बीजेपी को हरा सकते हैं या उसको 0 पर रोक सकते हैं। उसमें एक राज्य तमिलनाडु है जहां ये प्रयोग हो चुका है, दूसरा राज्य बिहार हो सकता है जहां ये प्रयोग हो जाएगा। इसी तरह के बहुत कम राज्य हैं जहां बाकी राज्यों में जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश में किसको इग्नोर करेंगे, 1-on-1 करेंगे किसके साथ? महाराष्ट्र या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में किसके साथ 1-on-1 करेंगे? वहां तो अकेले ही लड़ना है कांग्रेस। महाराष्ट्र तो जो 1-on-1 होने वाले स्टेट है बहुत कम है, बहुत चुनिंदा स्टेट है जहां ये हो सकता है। तो शीतल जी, अब जो वो 1-on-1 थ्योरी है उसके तो खैर उलट बता रहे हैं अजीत द्विवेदी, और प्रैक्टिकलिटी देखेंगे तो जो हमने धींगा मुश्ती देखी है हर समय, नेताओं के आपसी झगड़े और आपसी महत्वाकांक्षाएं जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, वो बहुत आसान नहीं है। वो सोचना एक ब्रॉडर पिक्चर में अलग बात है, और चुनाव के पहले बहुत कुछ होगा जो हमने अतीत में हर चुनाव में देखा है, 96 में, 98 में, 89 में, बार बार। अब वही आते हैं कि जो अजीत द्विवेदी, पहले अजीत द्विवेदी से एक और सवाल, उसके बाद शीतल जी के पास, कि अगर अजीत जी जैसे विपक्ष के बहुत सारे नेताओं का कहना है, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड भी कई बार बोलते हैं कि 60 सीट कम हो जाए, 70 सीट मोदी का कम हो जाए किसी ढंग से, 303 है, 60 कम हो जाएगा, 240 पे आ जाएंगे, फिर दावेदारी कुछ और हो जाएगी, जो दूसरा पक्ष होगा वहां भी कोई और एक गठबंधन, एक जो मोर्चा बन सकता है, और बीजेपी या सत्ता से बाहर हो सकती है, बीजेपी में आपसी द्वंद्व होगा। कोई ऐसी स्थिति आप देखते हैं? हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, बट अगर ऐसी स्थिति देखते हैं कोई कि 240-40 के आसपास बीजेपी आ जाए, 60 सीट बीजेपी की कम हो जाए, और हो जाए तो कैसे और कहां से? देखिए, ये थ्योरी सबसे पहले जब बिहार में अलग हुए थे नीतीश कुमार, उस समय नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों ने ये बातें कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये नंबर्स का गेम है। 60 सीट सही आपने कहा, ललन सिंह का नाम ले लिया, उन्हीं का पहला बयान आया था। हाँ, ये कहा था कि ये नंबर का खेल है, ये नीतीश जी ने भी कहा कि ये नंबर का खेल है, और 50-60 सीटें कम हो जाएंगी तो बीजेपी बहुमत से नीचे आ जाएगी। जैसे ही आप ये बात कहते हैं, आपका एक एजेंडा जाहिर होता है, और वो कभी जाहिर नहीं होना चाहिए। आपका सिंपल एजेंडा ये है कि आप उसको एक स्थिर सरकार की सीटें कम करा करके आप एक अस्थिर सरकार बनवाने की बात कर रहे हैं, आप एक गठबंधन की बात कर रहे हैं, कैसी स्थिति लाना चाह रहे हैं कि जहां अस्थिरता हो और वो त्रिशंकु सी लोकसभा बन जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो ये देश के लोग आजकल मैंडेट देते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना हो। तो जैसे ये कहते हैं वैसे एक एजेंडा जाहिर होता है। ये नहीं कहना चाहिए पॉलिटिकली, उन लोगों को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि हम इसके लिए काम करें कि आपकी सीटें घटा देंगे, और घटा देंगे तो हम मोदी और अमित शाह को रोक लेंगे, फिर बीजेपी में कोई दूसरा आएगा तो हम भी समर्थन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये भी एक आप ड्रॉ कर सकते हैं एक कंक्लूजन।
कि अगर बहुमत कम हो गया 240-50 आ गया तो हम दोनों को। मनोज झा ने कहा फिर अगर वो 250 के नीचे गए तो बाकी भी तो 300 सीट बच गई। मनोज झा ने कल का उसका मतलब ये 300 सीट बाकी भी तो बच जाएगी ना। 543 की है, मान लो 243 उनको मिला, 40 मिला, तो 300 सीट बाकी बचेगा। फिर देखा जाएगा कि कौन मोर्चा और कौन प्रधानमंत्री, कौन चेहरा। वही तो लोग कह रहे हैं, वही बात बता रहा हूं। एक तरह की अस्थिरता की बात हो रही है ना। एक तो जनता के ये मैसेज इस तरह से नहीं कहना चाहिए। आप आइडियोलॉजिकली और परफॉर्मेंस के आधार पर सरकार को हटाने की बात करें। आपकी पॉइंट ठीक है, हम लेकिन ये मुमकिन है और कहां से है? ये मुमकिन है और ये मुमकिन है और ये मुमकिन होगा बिहार से, ये मुमकिन होगा महाराष्ट्र से, ये मुमकिन होगा अगर अभी कर्नाटक में जिस तरह का मैंडेट है बीजेपी को, माफ करिए कांग्रेस को, कांग्रेस उस तरह से काम करके और जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करके कांग्रेस अगर वहां उस तरह से काम करती है तो कर्नाटक से ये 3-4 ही स्टेट ऐसे अभी हमको दिख रहे हैं। हो सकता है कि जब ग्राउंड रियलिटी राजस्थान में अलग हो, वहां भी कुछ कांग्रेस जीते, कुछ मध्य प्रदेश में भी बीजेपी हारे, कुछ छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी हारे, जहां पीक पर है। जैसे हरियाणा में हारे, हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, वहां हारे, हिमाचल प्रदेश में हारे। कुछ इस तरह के स्टेट्स हैं जहां बीजेपी की कुछ सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन जो मेजर जहां सबसे ज्यादा सीटें कम हो सकती हैं अलायंस करके, 1-on-1 करके, वो बिहार है और महाराष्ट्र। ये 2 ऐसे स्टेट हैं जहां बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है और ये दोनों वो स्टेट हैं जहां 1-on-1 का प्रयोग भी सफल हो सकता है, बहुत अच्छा सफल हो सकता है। जी, अब शीतल जी आपके पास कि ये जो राज्यों के का हिसाब किताब है सरकारों का और जो 2023 में जो स्थिति है, अब इस साल जैसे चुनाव, अगर कर्नाटक की जीत जो विपक्ष की है, वो जीत अगर साल के आखिर में होने वाले 5 चुनाव पूर्वोत्तर के राज्य को, मान लीजिए छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ 3 राज्य मायने रखते हैं। तेलंगाना की भी 17 सीटें, तेलंगाना, मैं अभी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो यहाँ क्या आपको तस्वीर लगती है? भाई राजस्थान में आपस में धींगा मुश्ती कर रहे हैं, सचिन पायलट यात्रा लेकर निकले हुए अपनी सरकार पर ही करप्शन का आरोप लगाकर, और 3 दिन से यात्रा पर है, लगातार हमले कर रहे हैं। अशोक गहलोत उन पर हमले कर रहे हैं। एमपी की कहानी पिछली बार कैसे सरकार झटकी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो पता है, छत्तीसगढ़। तो यहाँ इसमें इस स्थिति में क्या लगता है विधानसभा चुनाव में आपको? देखिए, इससे पहले मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि 2019 की बात करते समय हमें एक हमारे पास पुराना अनुभव 1984 का है। जो भावनात्मक चुनाव होते हैं, 2019 में एक परिघटना हो गई थी, पुलवामा वाला मामला। उसके बाद भारत ने उनके यहाँ एक मिसाइल दाग दी थी और उसको मीडिया ने जिस तरह से प्रस्तुत किया, जब क्योंकि मीडिया उनके हाथ में है, ऐसी कोई घटना लोगों में इसके पहले भारत में कभी घटी नहीं थी। जैसा श्रीमती गांधी की हत्या जैसी घटना भी कभी नहीं घटी थी, और उनकी हत्या के बाद उनके बिल्कुल नौसिखिए पुत्र को, जो राजनीति में पैदा ही हुए थे, कोई उनका अनुभव नहीं था, लेकिन इतनी सीटें दे दी थी इस देश ने जितनी सीटें कभी उन कांग्रेस को नहीं दी, नेहरू जी के जमाने में नहीं दी। तो 19 के चुनाव में एक असाधारणता थी। 2014 का चुनाव आंकड़ा हो सकता है, एक नजीर हो सकती है। 19 का चुनाव एबनॉर्मल चुनाव था। ऐसी कोई घटना हो जाएगी तो 24 का कोई चुनाव नहीं रहेगा। अगर ऐसी कोई चीज हो जाती, युद्ध हो जाता है, चीन से हो जाता है, पाकिस्तान से हो जाता है, ऐसी किसी परिस्थिति में चुनाव होगा, तो उससे हम सामान्य आकलन करें वो ठीक नहीं है। लेकिन वो भावना का ज्वार चूंकि बहुत क्षणिक होता है, तो इसके बाद तुरंत ही 6-8 महीने बाद होने वाले चुनाव में उसका नतीजा नजर आने लगा कि वो भावनात्मक था, तात्कालिक था, वो एक समय इनकैश हो गया। उसके बाद फिर राज्यों के चुनाव में वो लगातार पिटता चला जा रहा है। और उसकी जगह जो उनके पास रेगुलर चीज है वो है धार्मिक प्रतीकों के आधार पर ध्रुवीकरण। वो उन्होंने कर्नाटक में पूरी शिद्दत से करके देखा और आपने देखा कि उनका 0.4% वोट पिछले वोट से कम है। तो नॉर्मल इलेक्शन में उनके लिए वोट बढ़ाना उतना सरल नहीं है। दिल्ली के चुनाव में हमने देखा, अभी तो स्थिति उल्टी हो रही है, एमसीडी का भी चुनाव वो हारे। तो ये एमसीडी उनके पास थी। एमसीडी जब केजरीवाल पहले 2 बार जीते थे तब एमसीडी वो जीतते रहे थे, लेकिन इस बार एमसीडी भी वो नहीं बचा सके। तो ये बता रहा है कि चीजें वो नहीं है जो 19 के चुनाव में थी। इसलिए 19 को प्रतीक बनाने से कहीं नहीं हम पहुंचेंगे और वो सही नहीं है। लेकिन 19 जैसी कोई घटना हो जाएगी तो 24 में भी हम क्या कर लेंगे? क्योंकि ये तो सही है कि इस समय मीडिया और सोशल मीडिया पे जो कंट्रोल है वो हवा कर सकता है चीजों पर, लेकिन उसके लिए कुछ चाहिए। कुछ एकदम झूठ पे नहीं कर सकता जैसे बजरंगबली का मामला, उसके लिए कुछ बेस चाहिए। तो अगर ऐसा कोई बेस क्रिएट होता है तो वो उसका फायदा उठा लेंगे, वरना जो समस्याएं हैं उनके उत्तर
मोदी जी की पर्सनैलिटी मिल रहे हैं, जैसे बेरोजगारों को उत्तर नहीं मिल रहा है, महंगाई को उत्तर नहीं मिल रहा है। ये सवाल गरीब और दूसरे लोगों में, जिनकी तादाद आबादी की 70% है, 75% है, 80% है कहीं कहीं, उनको बहुत प्रभाव कर रही है। तो अगर 1-on-1 जैसी कोई स्थिति बनती है, 90% जो दावा कर रहे हैं, हम कहते हैं 80% बनती है, 80% बनती, 75% भी बनती है, तो एक मैसेज बनता है, न चाहते हुए भी मैसेज बनता है, और उस मैसेज पे फिर लोग दूसरी तरफ भी देख सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ, एकदम ऐसे है वो आइडियल सिचुएशन है। लेकिन मेरा भी ये मानना है कि अब कांग्रेस 400 सीट पर लड़ना चाहेगी। अब 350-400 से 350 से तो नीचे नहीं आएगी। अब फिर बात आएगी कि विपक्ष कहेगा कि अब 200 पर लड़ो और बाकी 350 सीट क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ो। तो वो सब अभी होने में, उस पर एक समझाइश बनने में अभी वक्त है। लेकिन चलिए, उस पर बार बार हम लोग बात करते रहेंगे जैसी स्थिति बनती है। और कई बार ये भी होता है कि सामने जब बड़ा खतरा हो तो लोग, दुश्मन जो होते हैं वो भी दुश्मनी बुलाकर दोस्त हो जाते हैं। ऐसी भी स्थिति राजनीति में भी होती है। और ये तब भी देखी जब कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी क्या कहे, अपनी दावेदारी छोड़कर और तुरंत लगा कि बीजेपी ने सरकार बना ली, इसलिए मुख्यमंत्री 37 सीटों के मुखिया को एक आपको सिर्फ उदाहरण दूंगा। लोग कहते हैं कि लोकसभा में और विधानसभा में अलग तरह से मतदाता वोट करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा वोट पिछले 19 के चुनाव में, सबसे ज्यादा प्रतिशत, करीब 70% वोट हिमाचल प्रदेश ने मोदी जी को दिया, 70%। इसके बाद अभी आपने देखा विधानसभा वो हार गए, और एक बाय इलेक्शन मंडी में हुआ, उनका प्रत्याशी नहीं रहा था। वो मंडी का इलेक्शन जो वो 4 लाख से जीते थे, वो हार गए 6000 से, लोकसभा हार गए। तो देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि 19 के चुनाव को हमें आंकड़े के तौर पे लेने की गलती नहीं करना चाहिए। जैसे हम अगर 84 दलील है भाई, वैसे हिमाचल में जीते तो 1% से जीते, वो दलील है। विधानसभा और लोकसभा में अलग है। लेकिन चलिए, हम वापस लौटते हैं वही सवाल बुनियादी, जो चूंकि हम लोग 40 मिनट बात कर भी चुके, कि विधानसभा के नजरिए से अगर देखें तो इस नक्शे में जितना फेरबदल हो चुका है बीते कर्नाटक चुनाव के बाद, क्या और फेरबदल की गुंजाइश दिखती है साल के आखिर तक? भाई देखिए, मध्य प्रदेश में फेरबदल हो सकता है। राजस्थान कांग्रेस हार जाएगी, वहां भी फेरबदल होगा, कांग्रेस हट जाएगी वहां से। आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मान लो मध्य प्रदेश में जीते तो राजस्थान गया, ये भी हो सकता है। हाँ, तो ये होने के अभी तक जो संभावनाएं हैं, ये होने के चांसेस है। छत्तीसगढ़ में यथायथ स्थिति रह सकती है, ऐसा सारे मतलब सी वोटर का ट्रैकर और अन्य जितने भी सर्वेक्षण कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोगों को लगता है कि शायद लोग एंटी इनकम्बेंसी से पीड़ित थे, वो एक जीते हुए चुनाव को छीन के बदल लिया गया, फिर शायद जनता उसको करेक्ट करने की ओर जाए, इसलिए उसमें संभावनाएं लोग देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में लोगों को लगता है कि संभावनाएं हैं। राजस्थान के बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं बची है कि वहां कांग्रेस वापस कर सकेगी अपने को, क्योंकि जो कांग्रेस कर रही है उससे कहीं कोई वापस हुआ नहीं अब तक। चलिए, तो बातचीत हमारी थोड़ी लंबी हो गई आज, लेकिन ऐसे बीच बीच में बातचीत हम लोग करते रहेंगे। और अभी चुनाव में 1 साल है, तो ये अनुमान कयास कई बार आखिरी वक्त तक लगाया जाता है, और क्या होता है वो किसी को नहीं पता होता है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि जितनी सीटें 136 मिल गई कर्नाटक में, एग्जिट पोल भी लास्ट लिमिट तक पहुंचा, और बहुत सारे लोगों को, कांग्रेस के भी नेताओं को, कई लोगों को लग रहा था 115 मिलेगा, 17 मिलेगा। लेकिन होता है तो जब मतदाता देता है, छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जब छीनता है तो क्या होता है नहीं पता चलता। ये सही है कि 2019 का चुनाव, जो बालाकोट और पुलवामा के पहले जो बेचैनी बीजेपी में दिख रही थी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये दोनों घटनाएं हुई तो एकदम अचानक फौज का इस्तेमाल करके, शहादत का इस्तेमाल करके जिस तरह से वोट मांगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में कहा, मुझे याद है कहीं की रैली में कई जगह लाके कहा कि पुलवामा के शहीदों के नाम आप बीजेपी को वोट दीजिए। तो स्थितियां अलग थी, लेकिन इस बार की स्थितियां क्या होती है, किस दिशा में जाती है, हम लोग ऐसे बात करते रहेंगे। राजनीति थोड़ी मैं समझूंगा, थोड़ी मेरे मेहमानों से आप भी समझे। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शीतल जी, आप कुछ कहना तो नहीं चाह रहे? अजीत जी? नहीं, हम ठीक है। अब वही बात है, अब जैसे कहा उन्होंने, मेरी ही बात कही शीतल जी ने भी, कि चुनाव आखिर लोकसभा में 70% वोट देने के बाद विधानसभा में दूसरे तरह से वोट दे दिया हिमाचल प्रदेश में लोगों ने। तो विधानसभा में अलग ढंग से देते हैं, लोकसभा में अलग ढंग से देते हैं। ये हो गया है, ये लगभग हो गया है, हर जगह लोग कर रहे हैं।
और ये अभी कर्नाटक में भी लोगों ने कहा और ही ना इसकी कि एक ये मिसाल नहीं है, दरअसल इसकी एक मिसाल नहीं, इसकी बहुत मिसाल है बीते 9 बहुत साल सारी में। मिसालें हैं। बार बार आप रिपीट हरियाणा, करते हैं, कर्नाटक का ही रिपीट करते हैं हम, हाँ, एमपी, कर्नाटक देखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब जगह की मिसाल है। छत्तीसगढ़ में भी 11 में 9 जीत गए। तो ये 2 मिसालें हैं और मेरे ख्याल से ये ऐसा होता है, लेकिन देखना पड़ेगा। चलिए इस पे चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे दर्शकों से अपील कि आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करें। और शीतल पी सिंह सत्य हिंदी के संस्थापक हैं, उनके चैनल को भी ज्वाइन करिए, उन्हें भी देखिए। और अजीत द्विवेदी नया इंडिया पे आपको दिखते होंगे, नया इंडिया का YouTube चैनल है ना, तो उनको भी देखिए सुनिए। तो फिलहाल नमस्कार।